सो हेलो एंड वेलकम टू एड्यूहैब। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो आज के लेक्चर में हम एकदम बेसिक से सारे डिस्कशंस करेंगे रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो ऑलरेडी मे बी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो या हो सकता है भूल गए हो, ठीक है। तो सारी बेसिक्स चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इस लेक्चर के जो भी फ्री नोट्स होंगे, ठीक है, आफ्टर द सेशन, जब पूरा सेशन खत्म हो जाएगा तो जो भी नोट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे तो वो सारे नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे। कहाँ पे? हमारे ऐप के अंदर, एड्यूहैब। बस आपको इतना करना होगा कि प्ले स्टोर में जाके एड्यूहैब का ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा और वहाँ जाके इस सेशन के आप फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कि जो चैम्पियन बैच है, जो कि हमारा क्लास 12th का बैच है, ठीक है, अब ये बैच के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स जैसे कि डेली लाइव लेक्चर्स, जहाँ पे इवन मैं जो फिज़िक्स वाला पार्ट है, जो फिज़िक्स का पार्ट सब मैं हैंडल कर रहा हूँ। एंड वहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि प्रीमियम सुपर नोट्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, एज वेल एज डीपीपी मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। और इन सब के अलावा एक और स्पेशल फीचर है, वो ये है कि कोर्स जो है आपका फुल फाइनल एग्ज़ाम तक चलेगा, यानी फुल सपोर्ट मिलेगा आपको टिल द फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स, ठीक है। एनसीईआरटी ओरिएंटेड टिल बोर्ड्स, जब तक कि आपके बोर्ड्स नहीं होते तब तक फुल सपोर्ट, तब तक कोर्स फुल्ली एक्टिव रहेगा, ठीक है, और आपको तब तक पूरा सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर लेक्चर 1। जैसे कि देख सकते हो आप स्क्रीन पे, लेक्चर 1 में डिस्कशन होने वाला है रिलेटेड टू चार्ज एंड दूसरा क्या है, करंट। अब देखो, चार्ज के बारे में तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है आपने? यस। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा नॉलेज आपके पास ज़रूर है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि क्या चार्ज के पास मास होता है, तो चार्ज के पास मास, हाँ जी बिल्कुल होता है। चार्ज हैज़ अ मास, ओके। क्या मास एक अलग चीज़ है और चार्ज एक अलग चीज़ है? मास इज अ सेपरेट थिंग एंड चार्ज इज अ सेपरेट थिंग, जी हाँ बिल्कुल, ओके। सो अगर मुझे मासेस की स्टडी करनी होती है तो हम स्टडी करते हैं मासेस की स्टडी इन ग्रेविटेशन, और चार्जेस की स्टडी करनी होती है तो वो हम स्टडी करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है कि नहीं। सो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? हाँ। और चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है? यस, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब सपोज कि अगर मैं कहूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो क्या ये बात सही होगी? क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा नेचर में, तो क्या ये सही होगा? जी हाँ, हमने पढ़ा है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 11th में, ठीक। सर क्लास 11th की बात मत कीजिए ठीक है। सो है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि जितने भी मासेस होते हैं, एवरी मासेस अट्रैक्ट एवरी अदर मासेस विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड सो ऑन, ठीक है। और फॉर्मूला भी हम पढ़ते हैं, F इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r²। बट क्या यही चीज़ चार्ज के लिए कहना सही होगा? यानी अगर मैं कहूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, तो क्या ये बात कहना सही होगा? जरा गौर कीजिए इस बात पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, नहीं सर ऐसा तो नहीं होता। फिर कैसा होता है? जब अगर मैं दो लाइक चार्जेस ले आऊं, यानी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सो इनके बीच में तो रिपल्शन होगा, और अगर मैं अपोजिट चार्जेस ले आऊं तो अट्रैक्शन होगा। यानी यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है? कंक्लूजन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे। इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट विल बी रिपल्सिव, है ना, बोथ, दोनों हो सकता है, हाँ या ना? आ रही है बात, समझ में आ रही है? जी हाँ सर बिल्कुल, ओके फाइन। अब अगर मैं बात करूं स्पीड की, ठीक है, किसकी बात करूं? स्पीड की। तो क्या चार्ज पे स्पीड का कोई इफेक्ट होता है? क्या मास पे स्पीड का इफेक्ट होता है? सोचो जरा इस बार।
अब सुना होगा तुमने कोई इक्वेशन कि मास जो है अगर हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से भगाए तो मास जो है वो बदलता है। सुना है नहीं सुना है? स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी किसी ना किसी से तो सुना होगा, ठीक है। नहीं भी सुना है तो अब सुन लो, ठीक है। अब मास जो होता है, मास के ऊपर स्पीड का इफेक्ट होता है, ठीक है। अब ऐसी वैसी स्पीड नहीं कि मतलब 5 मीटर पर सेकेंड वगैरह से 10 मीटर पर सेकेंड वगैरह से भगाया तो मास बदल गया, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, इट शुड बी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जो भी स्पीड से मास भागेगा या दौड़ेगा कहो, वो स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होनी चाहिए, तब जाके मास जो है वो बदलता है, ठीक है। और एक फेमस इक्वेशन के थ्रू भी दी जाती है, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। सुना होगा किसी न किसी से, शो शाम है, ठीक है। होते हैं ना कुछ ऐसे। मैंने आज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, समझ में नहीं आया होगा कुछ, बट ऐसे ही थोड़ा, ठीक है, नहीं दिखाने के लिए एकदम। खैर, नहीं भी सुना है तो कोई इशू नहीं, ठीक है, बस सुन लो। कहने की बात ये है कि देखो मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब, अब तुम्हें समझ में आएगा। तो जैसे हमने ये देखा कि मास जो है तो स्पीड का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और वो स्पीड कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। बट व्हाट अबाउट चार्ज? अगर चार्ज वो अगर इतनी तेजी से दौड़ा तो क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी नहीं, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि चार्ज की स्पीड बहुत कम होती है, चार्ज की स्पीड जो होती है कंडक्टर्स के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, 10⁻³ से 10⁵ के आसपास होती है वो भी, ठीक है। बट ये है कि इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंट यानी स्पीड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब स्पीड की बात कर ही गई है तो यहाँ पे स्पीड जो हम देखेंगे, एक देखेंगे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, और ठीक है, स्पीड नहीं कहूँगा, वेलोसिटी कहूँगा इसको, ठीक है। सो वेलोसिटी एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब चार्ज फ्लो करे या मूव करे, उस वक्त जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वो चैप्टर कहलाया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और वेलोसिटी का वेरिएबल होना यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का बदलना। तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है तो तुम इसे क्या कहोगे? क्या तुम इसे एक्सेलरेटेड चार्ज कहोगे? यस और नो? टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ जो है यहाँ पे वेलोसिटी जो है बदल रही है, यानी चार्ज इट हैज एक्सेलरेशन। और अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन है तो ये हम पढ़ते हैं इसके आगे वाले चैप्टर्स में, दैट इज मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आ रही है बात समझ में? क्या तुम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो दो चीज़ों के बीच में? यहाँ पे देखो जरा, अगर ध्यान से देखोगे, वेलोसिटी जब चार्ज, इससे पहले हमने पढ़ा जहाँ पे चार्ज मूव बिल्कुल नहीं कर रहा था, चार्ज रेस्ट पे था, वो ब्रांच थी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब चार्ज मूव करने वाला है, चार्ज मोशन में आएगा, और मोशन भी दो तरीके से होंगे, एक जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जाएगी और दूसरा जब उसकी वेलोसिटी वेरिएबल मानी जाएगी। ये है डिफरेंशिएशन। तो जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मानी गई उस वक्त जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी उस वक्त जो हम पढ़ेंगे यानी एक्सेलरेटेड चार्ज जब आएगा तो वो चैप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इसके आगे आने वाले, ठीक है। बोलो क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? यस। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए, गुड। अब मैं थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे यूज करना चाहूँगा, ठीक है। लेट अस से कि कौन से होंगे वो एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो एक छोटा सा पेंसिल सेल है, ठीक है, एग्जाम्पल अ पेंसिल सेल, ठीक है। बहुत बेसिक सा लेक्चर है आज, ठीक है, बहुत बेसिक, ठीक है। एकदम आराम से जाएंगे अपन, कोई घाई नहीं, ठीक है, एकदम आराम से। हाँ, मैं जानता हूँ कि काफ़ी लेट हो चुके हैं, बट नो इशू, ठीक है। जल्द से जल्द हम कोशिश ये भी करेंगे कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें कवर अप की जाए, ठीक है। बट ये है कि समझ में आना चाहिए, दैट इज़ द मेन मोटो, ठीक है। सो पेंसिल सेल की बात करता हूँ। क्या पेंसिल सेल देखी है सबने? हाँ या ना? पेंसिल सेल देखी है? हाँ। क्या वो एकदम छोटी सी होती है? हाँ सर, छोटी सी होती है। अब मैं अगर वो पेंसिल सेल ले लूँ और थोड़ा सा टेस्ट करके देखूँ, क्या सर ये भी कोई टेस्ट करने वाली चीज़ है? छोटा सा, खैर छोड़ो, टेस्ट नहीं करते, ठीक है। मान लो पेंसिल सेल ले लिया और उसको टच करके देख लो, ये तो सही है, ठीक है। पेंसिल सेल ले लिया, उसको टच करके देखूँ तो क्या मुझे शॉक लग जाएगा?
कैसी बात कर रहे हो सर, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। छोटी सी पेंसिल से उसको टच करेंगे, उसमें क्या शॉक लगेगा? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, शॉक नहीं लगता। बट क्या उसके अंदर चार्ज स्टोर है? हाँ या ना? देखो, चार्ज सेल या बैटरी के अंदर स्टोर होता है या नहीं होता है? इतनी बेसिक तो पता ही होगी ना तुम्हें, ठीक है? इतनी बेसिक तो जानते ही होंगे ना, सेल के अंदर क्या स्टोर होता है। सेल का मैकेनिज्म, बैटरी का मैकेनिज्म, वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल्ड में। बट ये तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि तुम ये जानते हो कि एक सेल के अंदर या बैटरी के अंदर चार्ज होता है कि नहीं होता है? सर बिल्कुल होता है। तो चार्ज होता है, मैं उसको टच कर लिया, क्या मुझे शॉक लगेगा? क्या मुझे शॉक लगेगा? नहीं। वही अगर मान लो कोई स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में अगर जाके हाथ इंसर्ट कर लूँ तो क्या हो जाएगा? बड़ा तेजी से झटका लगेगा, हाँ या ना? तो क्या तुम बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पेंसिल सेल एंड दैट स्विच बोर्ड? पेंसिल सेल के अंदर ना जो चार्ज था वो काफी कम अमाउंट में था, वेराज अगर तुम वो स्विच बोर्ड के अंदर देखोगे तो वहां पे चार्ज जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में था, ठीक है? और जैसे ही तुमने पेंसिल सेल को टच किया ना, तो बहुत ही छोटा चार्ज, बहुत ही छोटे अमाउंट का चार्ज को, या ऐसे कहो बहुत ही छोटी एनर्जी उसके अंदर से, मतलब तुमने टच किया तो वो बहुत छोटी एनर्जी उसके अंदर से तुम्हारे अंदर फ्लो हुई, तो इसलिए उसका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ना के बराबर आया। वही जब तुमने स्विच बोर्ड में अप्लाई किया, जब स्विच बोर्ड में हाथ तुमने डाला तो वहां पे काफी ज्यादा एनर्जी थी। हम इसको चार्ज ना कहते हुए एनर्जी का फ्लो कहेंगे, करंट को, ठीक है? तो जैसे ही तुमने टच किया, वो सारी एनर्जी, इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे अंदर से फ्लो कर गई एकदम कम टाइम के अंदर, और इसीलिए तुम्हें शॉक लग गया, ठीक है? और इसी एनर्जी को उन्होंने नाम दे दिया क्या? इसी फ्लो ऑफ एनर्जी को उन्होंने नाम दे दिया क्या? करंट। आ रही है बात समझ में? यस और नो? सो अगर करंट को डिफाइन करने के लिए कहा गया तो करंट को कैसे डिफाइन करोगे? सो जैसे कि आप देख सकते हो इस एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज एक छोटे से इंस्टेंट में फ्लो हुआ, तो उतना ही ज़्यादा जोर से तुम्हें झटका लगा। सो एक्चुअल में ये करंट क्या है? सो करंट इज नथिंग बट इट इज सिंपली, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है? बढ़िया, ओके, ठीक है। अब हमें ये तो पता है करंट को डिनोट किया जाता है बाय सिंबल I, ठीक है? अगर मुझे मान लो एवरेज वैल्यू चाहिए करंट की, क्या चाहिए? एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू क्या होती है करंट की? हमें पता है यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है ना, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है? आगे लिख सकते हो पर यूनिट टाइम, ठीक है? पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ओके? सो अगर तुम्हें फॉर्मूला बनाना है तो अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ओके? किसका फ्लो है? वो चार्ज का फ्लो है, पर यूनिट टाइम के साथ है। तो ये बन गया क्या? ये बन गया तुम्हारा करंट का फॉर्मूला। अब ये एवरेज फॉर्मूला है, एवरेज यानी एवरेज क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करनी है, तुम्हें एक पूरी टाइम की जर्नी दी हुई है, उसमें तुम्हें कैलकुलेट करना है करंट, तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। व्हाट इफ आई आस्क अबाउट यू, इंस्टेंट के बारे में, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे करंट कितना है फाइंड आउट करके बताइए। अगर ये कहा गया तो कैसे फाइंड आउट करोगे? यस। अब देखो अगर बहुत छोटा टाइम इंटरवल है तो बहुत छोटा सा चार्ज उसमें से फ्लो हो जाएगा, यस और नो? सो छोटे से चार्ज को हम क्या लिखेंगे? dq लिखेंगे, और छोटे से टाइम को क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। सो क्या मैं यहाँ से I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt लिख सकता हूँ कि नहीं? फॉर इंस्टेंटेनियस, यस और नो? I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt, दिस इज फॉर इंस्टेंटेनियस, ठीक है? फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ओके? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज? इट इज q बाई टी, एंड इसके लिए dq बाई dt। अब q बाई टी इन द सेंस डेल्टा q बाई डेल्टा टी भी लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो सिंपली चेंज इन चार्ज, कितना चार्ज पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आया है, ठीक है? देखोगे जब हम सॉल्व करोगे उस वक्त। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ये चार्ज अपॉन टाइम होता है, और इंस्टेंट के लिए dq बाई dt होता है। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है? यस, जी बिल्कुल, जहाँ हो वही से कहो, ठीक है? अब मैं तो नहीं, पता नहीं तुम कब देख रहे होंगे ये सेशन, बट ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई है। यस, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अब अगर तुम्हें ये कहा जाए, ठीक है, कि बताओ ये एक स्केलार क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम क्या कहोगे? दिक्कत वाली बात है ये तो। स्केलार है या वेक्टर है, ठीक है। अब ये तो छोटी मोटी चीजें जानते होंगे ना, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना सकते हो। व्हाट इज द एसआई यूनिट? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बन सकती है चार्ज की कूलम और डिवाइडेड बाय टाइम यानी सेकंड, कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। ये तो जानते होंगे, ठीक है। क्या करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? अब बोलोगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है सर? फंडामेंटल क्वांटिटी पता है कि नहीं, ये वो क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ओके, भूल गए सर, 11th में था, देख सकते हो जाके 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का भी मैंने एक आध थोड़े बहुत सेशंस अपलोड कर रखे हैं, उसमें पहले सेशन में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है पता चल जाएगा, बट खैर उसका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं है। हाँ, सो हम कहाँ पे थे? हम ये डिस्कस करने वाले थे कि वेदर करंट जो है वो स्केलार है या वेक्टर है। तो अब बहुतों के मन में डायरेक्टली ये ख्याल आया होगा कि सर ये तो वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। हाँ देख लो, अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा जंक्शन है, ठीक है। जंक्शन समझते हो? जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा लाइनें आकर मिलती है, ठीक है। जैसे कि रेलवे जंक्शन देखा, रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन पे क्या होता है? रेलवे जंक्शन पे एक बड़ा सा स्टेशन होगा, जंक्शन स्टेशन हो, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स की ट्रेनें आके वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, और वहाँ से लेटर ऑन जिनको जहाँ जाना है वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। सो ये होता है जंक्शन। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स का जंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है, और उन्हें ले आए एक पॉइंट पे, ठीक है, और यही पॉइंट क्या कहलाया जाएगा? डिफरेंट 3 डिफरेंट वायर्स को लेके जब हम एक पॉइंट पे उनको मिला दिए तो यही क्या कहलाया जाएगा? जंक्शन, ठीक है। अब करंट का एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉ है, वो क्या कहता है? द सम ऑफ करंट, द सम ऑफ नेट करंट, ठीक है, एंटरिंग द जंक्शन, द सम ऑफ नेट करंट। नेट करंट मतलब क्या? टोटल करंट लिख सकते हो, चाहिए यहाँ पे क्या कहता है? लॉ कहता है सम ऑफ नेट करंट entering the junction, entering the junction, entering the junction, ठीक है, that will be equals to sum of current leaving the junction, ठीक है। यानी जितना करंट जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर भी जाएगा। क्या कहता है लॉ? लॉ कहता है कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर भी जाएगा, ठीक है। ओके, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है? 1 एम्पियर, और यहाँ से कितना? 2 एम्पियर। सो बाहर कितना करंट जाएगा? सो टोटल सर इट विल बी 3 एम्पियर, है कि नहीं? लॉ क्या कहता है? देखो, सम ऑफ नेट, नेट मतलब क्या? टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, यानी जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, और जितना जंक्शन की तरफ आया कि जंक्शन से बाहर भी उतना ही जाएगा। जी सर, तो 1 और 2 मिलाया यानी टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, सो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन है, हाँ सर डायरेक्शन तो है, ठीक है। अगर डायरेक्शन बदल दूं तो क्या इस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? चलिए देख लो, अगर डायरेक्शन बदल दूं तो क्या इस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? यस और नो। जैसे मान लेते हैं, अब डायरेक्शन बदल के देख लेते हैं, अब की बार कितना आ रहा है? 3 एम्पियर, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करके देख लेते, सपोज यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है 1 एम्पियर, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहा है 2 एम्पियर। सो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से कितना आएगा? देखो अंदर की तरफ कितना आ रहा है? 1 एम्पियर, और जंक्शन से बाहर की तरफ कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। यानी यहाँ से कितना आना चाहिए? फिर यहाँ से जंक्शन की तरफ 1 एम्पियर आना चाहिए, तो ही तो जाके देखो 1 एम्पियर मिलेगा, और बाहर कितना जाएगा? 2 एम्पियर। यानी यस, डायरेक्शन डज मैटर, हाँ या ना? जैसे मान लो कि 2 एम्पियर आ रहा है, जैसे इन दोनों को देखो, अगर इन दोनों को देखोगे तो देखो ये एंटरिंग है और ये लीविंग है, ठीक है।
तो सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, देखो जरा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो क्या 2 बाहर जा रहा है, डायरेक्शन डज मैटर। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, यानी सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और सर इसके पास डायरेक्शन भी है, यानी ये तो वेक्टर हो गया, बात खत्म। जी हाँ, चीजें इतनी सिंपल होती, ठीक है, तो फिर बात ही क्या होती। सो ना ही ये स्केलार है ना ही ये वेक्टर है, फिर ये क्या है? ये एक नई तरीके की क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये क्या है सर टेंसर क्वांटिटी? देख लो, क्या वेक्टर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी है क्या? क्या वेक्टर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना जरूरी है? नहीं सर, उनमें एक और चीज होना जरूरी है। क्या 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 तुम सोच सकते हो क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो है, बट एक और चीज इट इज नेसेसरी, तो ही मैं वेक्टर उसको कॉन्क्लूड करूंगा, अदरवाइज मैं उसको वेक्टर कॉन्क्लूड नहीं कर सकता। बोलो क्या है वो चीज? क्या है वो चीज? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, दैट इज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। सो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इनके अलावा जो थर्ड चीज है दैट इज इट शुड ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं कर रही है तो उसे हम वेक्टर नहीं कहेंगे, याद रखना ये चीज। जब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, बट अगर इनका एडिशन देखोगे तो इनका एडिशन नॉर्मल स्केलार की तरह ऐड किया जा रहा है। स्केलार को कैसे ऐड करते हो? अगर मान लो 5 kg का मास है, उसमें 5 kg का मास ऐड कर दिया, 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, सिंपल एडिशन। बट क्या वेक्टर को ऐसे ऐड करते हो? नहीं सर, वेक्टर ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है? r = √a² + b² + 2ab cos θ, यही होता है ना। क्या हम यहाँ पे करंट को इस तरीके से ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ या ना? कैसे ऐड किया जा रहा है करंट को? यहाँ पे करंट को सर ऐड किया जा रहा है स्केलार की तरह, तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती, यानी ये ना ही स्केलार है ना ही वेक्टर है। ये क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। आई बात समझ में? कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, जिसके पास डायरेक्शन होगा, बट जब ऐड करने की बारी आएगी तो वेक्टर लॉ यूज करके उसको ऐड नहीं किया जाएगा, स्केलार क्वांटिटीज की तरह उसको ऐड किया जाएगा। समझे? बात समझे? ठीक है जी सर। अब मान लो 3-4 ऑप्शन दे दिया और उसमें तुम्हें कहा कि बताओ स्केलार है, वेक्टर है या टेंसर है। तो अगर ऑप्शन में टेंसर है देन यू विल हैव टू सिलेक्ट टेंसर, यू हैव टू सिलेक्ट टेंसर। अगर ऑप्शन में टेंसर है तो, अगर सर ऑप्शन में टेंसर ना हुआ तो क्या करे? छोड़ के चले आए क्या? नहीं, फिर स्केलार पे टिक करोगे तुम, बट किसी भी कंडीशन में वेक्टर पे टिक नहीं करना है, कभी भी वेक्टर को चॉइस नहीं करना है, आइदर स्केलार या तो टेंसर, ठीक है। अगर टेंसर नहीं है तो स्केलार के साथ जाना, अगर स्केलार, वेक्टर, टेंसर तीनों है तो टेंसर के साथ चले जाना और टेंशन हटा देना, ठीक है। सो ये थी कुछ करंट के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक सी बात। चलिए बढ़िया, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? क्या यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं? ठीक है, ओके। अब जैसे कि हमने यहाँ पे जो फॉर्मूलाज देखे, कौन से देखे? 2 फॉर्मूलाज। सो 1 एवरेज निकालना है तो चार्ज अपॉन टाइम कर दूंगा और ये dq/dt कर दूंगा फॉर इंस्टेंटेनियस। तो चार्ज अपॉन टाइम के तो हम लोग स्कूल वगैरह में काफ़ी सारे सम्स करते हैं। जरा dq/dt पे देख लेते क्या होगा, ठीक है। सपोज मुझे चार्ज की वैल्यू दी गई है, ठीक है, मुझे कहा गया है कि q = t³ + 2t, ठीक है, और +4 फाइंड I, ठीक है, फाइंड I करंट एट t = 2 सेकेंड, एट t = 2 सेकेंड, यानी चार्ज दिया गया है हमें, ठीक है, ओके। करंट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, चार्ज दिया है, करंट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और कहा है कि जब टाइम कितना होगा? जब टाइम 2 सेकेंड होगा उस वक्त इसे फाइंड करना है, ठीक, ओके। चलिए जरा सॉल्व करके देखते हैं। सो
हमें पता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एट है, एट यानी इंस्टेंटेनियस का केस हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे पूछ रहा है, हाँ या ना? जी बिल्कुल। सो क्या ना राइट I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, क्या हम ये जानते हैं? हाँ सर हम ये जानते हैं। अब डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, हाँ वैसे कहने के लिए तो हमने कहा कि काफ़ी छोटा सा चार्ज डिवाइड बाय काफ़ी छोटा सा टाइम, बट एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में ये तो डिफरेंशिएशन है। और क्या डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएट करना जानते हो? यस, इतनी मैथ्स तो आती है ना? हाँ सर ऐसा ना बोलो सर डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ के हो गया हमारा, ठीक है, इंटीग्रेशन भी हो गया। आप लेट हो जाओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी स्टार्ट कर रहे हो, हमारा करंट भी हो चुका है पढ़ के, ठीक है, मैं जानता हूँ बट रिवाइज कर लो फिर भी, ठीक है। चलिए, सो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी जी। सो अब तुम्हें चार्ज को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या करोगे? चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लूँ, डर तो नहीं लगेगा? डरोगे तो नहीं? डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लूँ? सर कर लो डायरेक्टली। टी क्यूब का क्या हो जाएगा? क्या ये एक्स रेज टू एन के फॉर्म में नजर आ रहा है? बहुत से लोग सोचेंगे भाई पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। अरे डरोगे तो नहीं? डर तो नहीं लगता डिफरेंशिएशन से? अरे एक्स रेज टू एन का फॉर्म है, जी हाँ आप कहते हैं सर, आप तो मान लेते हैं एक्स रेज टू एन का फॉर्म है। अगर एक्स रेज टू एन का फॉर्म है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, यानी 3 इंटू टी रेज टू 3 माइनस वन। ठीक है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे पता नहीं क्या लिख दिया, ठीक है, क्या होता है? अरे एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। अब याद आया रहेगा ना? हाँ, तो देखो n की जगह क्या है? 3 है, तो 3 इंटू टी रेज टू 3 माइनस वन, ठीक है, प्लस 2t। t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1, यानी बचेगा क्या? 2। और डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट कितना होता है? बोलो कितना होता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0। तो यानी यहाँ से क्या बच गया? 0 बच गया। ओके, सो i इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2 रह गया, ठीक है। i इज इक्वल्स टू 3, t की जगह कितना टाइम बोला है? 2 सेकेंड्स का है, यानी 2 का स्क्वायर पुट कर दोगे प्लस 2 लिख दोगे। सो i इज इक्वल्स टू 3, 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 2, 3 प्लस 3 4 जा 12। अभी याद आया एक ऐसा ही केस था जब मैंने 4 6 जा पूछा था, तो एक बंदा, क्लास पूरी शांत हो गई थी और एक बंदा कॉन्फिडेंटली 4 6 जा 12 उसने कहा था, ठीक है। तो 3 4 जा कितना? 12, ठीक है, प्लस 2, यानी कितना हो गया? I इज इक्वल्स टू 14 एम्पियर, ठीक है। ये लो आ गई करंट की वैल्यू। क्या बात समझ आई? यस, क्या किया? सिंपली अगर चार्ज दिया हुआ है, करंट पूछा है, तो सिंपली चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जिस टाइम पे तुम्हें कहा गया है लेटर ऑन आफ्टर डिफरेंशिएशन, उस टाइम को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और जैसे ही उस टाइम को तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तुम्हें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ करंट। क्या 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 जो सॉल्व किया वही दोहराया, ठीक है। समझे? समझे जी? यस, ठीक है, ठीक है, बराबर। अब इसमें एक और केस क्या हो सकता है? इसका रिवर्स केस हो सकता है। रिवर्स केस यानी मान लो कि करंट दिया हो और चार्ज पूछा गया हो, तो क्या करोगे? रिवर्स केस देखो, डेरिवेटिव का रिवर्स केस क्या होता है? डेरिवेटिव का रिवर्स केस क्या होता है? इंटीग्रेशन, हाँ या ना? तो जब चार्ज दिया था, करंट पूछा था, क्या दिया था? चार्ज गिवन था, करंट पूछा, तो तुमने डिफरेंशिएट किया। अब करंट गिवन है, चार्ज पूछा है, यानी वापस गाड़ी रिवर्स लाना है, तो जब आगे गए तो डेरिवेट किया, पीछे आओगे तो क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जैसे मान लो अगर करंट की इक्वेशन दी हुई हो, I इज इक्वल्स टू टी प्लस 2t, ठीक है, बस, ठीक है, बस मोटो ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? टाइम ले लेते हैं, फाइंड चार्ज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड्स, ठीक है। करंट की इक्वेशन दी है, चार्ज पूछा है, और टाइम हमें बोला है कि 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में बताओ कि कितना चार्ज जो है वो फ्लो होगा। तो तुम तो एक फॉर्मूला जानते हो ना? क्या जानते हो? क्या तुम ये फॉर्मूला जानते हो? I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। हाँ सर अभी जस्ट देखा, ठीक है।
तो देयरफॉर कैन आई राइट डी क्यू विल बी इक्वल्स टू आई डी टी, क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करने तो आता है, यस, इतनी मैथ्स तो आती है जी सर, ठीक है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो डी एल का क्या हो जाएगा एल, डी एम का क्या हो जाएगा एम, डी टी का क्या होगा टी, ठीक उसी तरह डी क्यू का क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो आई को इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आई को इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आई की जगह क्या लिख दोगे, आई की जगह लिख दोगे t प्लस टू टी, है ना, आई की जगह क्या लिख दोगे t प्लस टू टी लिख दो यहाँ पे, सो t प्लस टू टी और आगे क्या आ जाएगा dt, ठीक है। अलजीब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजीब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, सो देयरफॉर q इज इक्वल्स टू, पहले क्या करोगे इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू टी डी टी। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, वो ये है कि चार्ज जो है वो 0 से 2 सेकंड के बीच होना चाहिए। चार्ज कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 से 2 सेकंड, यानी 0 हो गई लोअर लिमिट और 2 हो गया अपर लिमिट, यानी यहाँ पे लिमिट लगा दोगे 0 से लेके 2 और 0 से लेके 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब ऊपर पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सबका मालिक एक, सो q इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करके x रेस टू n का फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, अब x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है, तो यहाँ पे t रेस टू 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन कर दोगे, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, अगेन t रेस टू ब्रैकेट क्लोज और लिमिट पुट कर लो 0 से 2, अगेन ब्रैकेट क्लोज करके t रेस टू 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, ठीक है। q इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज एंड लिमिट्स लगा दोगे 0 से लेके 2 तक, ठीक है, प्लस आगे 2 और ये भी क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकते हैं या मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या जी, क्या ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, करना नहीं है, ठीक है, क्या ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, अक्सर देखा गया है ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ बड़ी पाई जाती है, अभी रिसेंट में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एक था भाई साइन थीटा बाय थीटा था, तो उसने क्या किया, थीटा से थीटा को कैंसिल कर दिया, गजब, थीटा से थीटा को कैंसिल कर दिया। एक था कुछ x cos x था, ठीक है, कुछ x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर कुछ ऐसा था, x इंटू कॉस स्क्वायर x था, तो वो बंदे को कॉमन लेना था x, तो वो बंदा कॉमन तो लिया नहीं, ऐसा कुछ टर्म था, मतलब कहने का मतलब ये कि उसने जो कॉमन है ना वो यहाँ से कॉमन लिया था, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। जैसे क्या था टर्म, कुछ कॉस स्क्वायर x प्लस समथिंग था, और उसमें भी आगे कुछ था, वो x का कुछ स्क्वायर x ही था, तो उसने क्या किया था, ये x को कॉमन ले लिया था, ठीक है, तो ऐसे ना करना, ठीक है, ऐसे ना करना, वो वाला जो 2 है वो वाला लिमिट का 2 है, ठीक है, ये वाला जो 2 है वो किसका, लिमिट का 2 है। सर ये तो जानते हैं आप, हमको इतना नूब समझे क्या, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर ज़्यादा जज्बात में कभी कभी हम आ जाते हैं, और जज्बात में आके अक्सर की गई जाने वाली चीज़ें जो है वो थोड़ी सी महंगी साबित होती हैं, तो इसीलिए थोड़ा जज्बात पे काबू रखना है और ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है। सो यहाँ पे q इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, q इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 2, और ऊपर क्या था 2 से लेके 0 और प्लस यहाँ पे क्या था, अब देखो 2 तो कैंसल आउट हो गया, 2 तो कैंसल आउट हो गया, 2 और 2, सो क्या बचा टी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर, टी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर, ठीक है, टी का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, देखो मैं भी स्क्वायर ही कह रहा हूँ, बोलो ये होता है, तो टी का स्क्वायर और ऊपर 2 और ये 0, ठीक है, स्क्वायर नहीं है वो, उसकी पावर, उसकी लिमिट है वो 2, ठीक है। अब क्या करोगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने आती है जी सर, टी की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस, एक बार टी की जगह पे 2 रख दो, माइनस करके टी की जगह पे 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर बाय 2,
ठीक है, ये एक टर्म हो गया। आगे बढ़ोगे यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे एक बार क्या रख दोगे 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। सो q इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना 4/2। अब देखो 0 का स्क्वायर विल बी 0 एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0। सो लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, बेटर है ना ही लिखो, ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा कितना 4 2 जा आएगा 6 और कूलम उसका यूनिट। सो चार्ज फ्लोन कितना आ गया, चार्ज फ्लोन आ गया 6 कूलम। कितना आ गया चार्ज फ्लोन 6 कूलम। आई बात समझ में? यस, क्या तुम्हें बात समझी? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? ठीक है। सो इस तरीके से कैलकुलेट करना है करंट डिफरेंशिएट करके, ठीक है, और इस तरीके से कैलकुलेट करना है चार्ज इंटीग्रेट करके। सो ये थे अपने मेथड्स टू फाइंड चार्ज एज वेल एज करंट, ठीक है। अब क्या, यहाँ तक की बात समझी रहेगी? ठीक है जी सर, समझ आ गया यहाँ तक पूरा। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी आने वाली। अब आने वाली है कहानी करंट की। कहानी घर घर की तो सुनाओ, अब आने वाली कहानी करंट की, ठीक है। वो वगैरह वगैरह पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड ऑल सो ऑन, बट वैसे नहीं, किरदार इसके थोड़े अलग होंगे, कैरेक्टर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टोरी ऑफ करंट। सुनना खाली, इस चीज को सुनना खाली, स्टोरी ऑफ करंट, स्टोरी ऑफ करंट, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इससे स्टोरी सुनाने से पहले क्या यहाँ तक समझ आ गया ना? ठीक है, अगर नहीं समझा रहेगा तो थोड़ा सा एक बार वापस से स्लोली उसको रिवाइंड करके देख लेना। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो थोड़ा स्लो करके उसको फिर से देख लेना और वो सॉल्व करके फिर यहाँ से कहानी सुनना। कहानी बड़े आराम से बोलूँगा, मज़ेदार तरीके में, मज़ा आ जाएगा। सुनाओ कहानी करंट की। हमने ले लिया एक कंडक्टर, ठीक है, ओके सर। तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे होते हैं? बाउंडेड होते हैं, ठीक है, वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं। वेराज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, बट इंसुलेटर के अंदर बाउंडेड होते हैं। हमने क्या ले लिया? एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है सर, कंडक्टर ले लिया। अब ये जो एक कंडक्टर है ना, ये एक तरीके का आइसोलेटेड कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर। और अगर मैं ये कहूँ कि तुमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज 0, तो क्या ये कहना सही होगा? अब जिसने नहीं भी पढ़ा है तो भी उसको ये कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करा दूंगा, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जिसने पढ़ा है उसको थोड़ा और बेटर तरीके से इसकी फील आ जाएगी, ठीक है। द रीज़न ये है कि थोड़ा सा उसको प्रीवियस नॉलेज होगा चैप्टर 1 से। जिसने नहीं भी पढ़ा है तो उसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे अभी बता दूंगा साथ, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम बाहर एक एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे। हम बाहर क्या करेंगे? एक एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है, ओके सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस, क्या यहाँ पे कंडक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे क्या? बोलो, सोच के बोलो। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, बट क्या सिर्फ कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन है? क्या ये कहना सही होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी तो होंगे। यस और नो, वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी तो होंगे। जी सर, बिल्कुल होंगे। तो जैसे ही तुमने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, तो जैसे ही ये अप्लाई कर दिया उसके बाद सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोर्स लग गई। अब कितनी फोर्स लगती है किसी भी चार्ज के ऊपर तो तुम जानते होंगे फोर्स कितनी लगती है, F इज टू क्यू ई के बराबर, ठीक है। तो जितनी भी चार्जेस थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऊपर क्या हो गई, फोर्स लगना शुरू हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, हाँ या ना, यस सर। सो धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे और जाके यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू कर दिए। वही ऑन द अदर हैंड देयर आर सम पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है। सो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर भागेंगे, सो वो जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट करने लग गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्जेस कहेंगे। देख लेना यहाँ पे, देखो अब इसके चलते हुआ क्या कि कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज। तो तुम देख सकते हो जैसे ही तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ डिपॉजिट या एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया, वेयरएज बाकी जो है पॉजिटिव वो इस तरफ एक्यूमुलेशन उसका होना शुरू हो गया। जी बिल्कुल। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या यहाँ पे भी एक साइड पॉजिटिवली चार्ज पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज पहुंच चुके हैं। सो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कंडक्टर के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो गई, और इसको हम कहते हैं ई इंड्यूस। क्या कहते हैं, ई इंड्यूस, ठीक है, यानी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गई, जिसका डायरेक्शन जो था वो अपोजिट था टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही है बात, समझ में आ रही है, यस। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट का मायना क्या होता है, नेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है, नेट का मतलब टोटल। अब ध्यान दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, हाँ या ना, कि एडिशन होगा। तो जाहिर सी बात है सर, वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर होती है, हाँ वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट है सर, माइनस होगा। तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर अब माइनस होने वाला है, तो कितनी आएगी, माइनस होने के कारण ये जीरो आ जाएगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। चैप्टर 1 में हो सकता है तुमने पढ़ा हो, जिसने नहीं भी पढ़ा हो तो यहाँ पे देख सकते। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कंडक्टर के अंदर जनरेट हुई एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद जब हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की तो आंसर कितना आया, 0 आया। अब हो सकता है तुम ये सोच रहे होंगे कि सर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि दोनों इक्वल है। देखो चार्जेस तो बहुत सारे हैं ना, चार्जेस तो बहुत है जी। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू करेगी कि नहीं, और बढ़ते यानी जितना ज़्यादा चार्जेस का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, उतनी ही ज़्यादा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगी, हाँ या ना। तो जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी पॉइंट पे तो हो ही जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बेशक सर, इसमें कोई शक नहीं। अब शुरुआत में ई इंड्यूस की वैल्यू 0 है, बस चार्जेस का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया, चार्जेस एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 हो जाता है। समझे, क्लियर है क्या, यहाँ तक की बात समझे, यस। बट ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है, किसके लिए वैलिड है, आइसोलेटेड कंडक्टर। बोलो क्या यहाँ तक समझ आ गया है, यस, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब हम ये कंडक्टर को आइसोलेटेड ना रखते हुए इसको कनेक्ट कर देते हैं तारों के साथ, ठीक है। तारों के साथ मतलब वायर्स के साथ, वो वाले तारे नहीं, ठीक है, तारे गिन वाले नहीं। अब देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है।
ये रहा अपना कंडक्टर और इसको हमने कनेक्ट कर दिया वायर के साथ, ठीक है, और बैटरी के साथ, वायर के थ्रू बैटरी के साथ, ठीक है। ये बड़ा वाला जो डंडा होता है, ये बड़े डंडे को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। जो छोटा वाला डंडा उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। हम ये भी जानते हैं ये जो बड़ा वाला डंडा होता है, क्या हम इसको हायर पोटेंशियल कहते हैं, यस और नो। क्या लोअर वाले डंडे को लोअर पोटेंशियल कहते हैं, जी हाँ सर। और हमें ये भी पता होगा कि जो करंट है वो फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन को अपोजिट होता है, जानते हैं कि नहीं जानते, जानते हैं ना, जानना चाहिए, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट देखो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है ना, ये कन्वेंशनल माना जाता है, इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन माना जाता है करंट का। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली अब क्या करेगा, इस तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विल मूव इस तरफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ whom, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तुम देखो ना, नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, हाँ या ना। और करंट का डायरेक्शन हम उस तरफ मानते हैं। तो जनरली करंट का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन नहीं करता, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन नहीं करता डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखना ये चीज। हमेशा करंट को हायर से लोअर इसीलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी चीज अगर तुम देखोगे तो हाई से लो ही फ्लो होती है। कभी लो से हाई फ्लो होते हुए देखा है क्या, अजूबा हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई एक स्लोप है तो स्लोप में नीचे से ऊपर की तरफ पानी को कभी फ्लो होते हुए देखा है, नहीं देखा सर, देखोगे भी नहीं। यानी नीचे से पानी ऊपर कैसे, एंटी ग्रेविटी कैसे फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह करंट को भी हम इसीलिए पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है ऐसे मानते हैं, ठीक है, ठीक है जी। यानी ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज द कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल। और इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट में फ्लो होगा, कभी भी उसके साथ नहीं होगा। करंट इस तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहाँ नजर आते हुए यहाँ जाते हुए नजर आएगा, ठीक है। ओके, समझ आ गई ये बात। अब देखो, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट कर लिया, एक्यूमुलेशन फिर से होना तो शुरू हो गया। बट अब यहाँ पे फर्क ये है कि अब ये एक्यूमुलेशन रुकेगा नहीं, समझ गया, ठीक है। क्यों नहीं रुकेगा, क्यों, अब इसको मिल गया है रास्ता। क्या मिल गया है, रास्ता, बहने का, फ्लो होने का रास्ता। अब ये वायर के थ्रू फ्लो होके फिर से आ जाएगा बैटरी के अंदर। बैटरी का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, जब EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके बारे में उस वक्त पढ़ेंगे। बैटरी बढ़िया चीज़ है बैटरी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बैटरी पे इतना कॉन्सेंट्रेट अपन नहीं करेंगे, ठीक है। बैटरी का काम सिर्फ इतना ही है कि बैटरी ये इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल दे देगी, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल दे देगी। अगर मैं कहता हूँ कि बैटरी का पोटेंशियल V है या बैटरी का वोल्टेज V है, तो हम कैसे मान लेते हैं, एक तरफ V है और दूसरी तरफ 0 है, ठीक है। तो ही तो पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड कर सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस उसका V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स कितना आ रहा है, V। तो V आंसर कब आ सकता है, जब एक तरफ V हो और दूसरी तरफ 0 हो, तो ही तो V माइनस 0 करोगे। डिफरेंस मतलब क्या, माइनस ना, तो ही तो जब V माइनस 0 करोगे तो आंसर तुम्हारा V आएगा ना, ठीक है। नहीं समझे, अरे देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल अगर V है, ठीक है, पोटेंशियल जनरली पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस V आने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक तरफ V रख लो, दूसरी तरफ 0 रख लो। डिफरेंस मतलब क्या, माइनस। तो जब तुम एक एंड पे V रखोगे, दूसरे एंड पे 0 रखोगे, तब तो जाके दोनों का डिफरेंस लोगे, यानी V माइनस 0 करोगे, तो ही तो आंसर V आएगा ना। अब समझा, यस, ओके। अब सुना यहाँ पे बढ़िया चीज। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे पॉजिट्रॉन था, ठीक है, पॉजिट्रॉन था। अब ये पॉजिट्रॉन क्या करता है पता है, ये पॉजिट्रॉन ना बैटरी से एनर्जी लेता है। क्या करता है, बैटरी, सेल का हो, बैटरी का हो, उससे ना एनर्जी लेता है, ठीक है। कौन सी एनर्जी लेता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो कितनी पोटेंशियल एनर्जी
उसको मिलती है, अगर ये मैं तुम्हें पूछूं तो तुम क्या कहोगे? मुझे बताओ, एक बात बताओ, क्या तुम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो पढ़े? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? अरे बोलो कितनी होती? नहीं जानते? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। तो क्या वो Q1 Q2 अपॉन R के बराबर होती है? कितने लोग कहते हैं कि R स्क्वायर के बराबर होती है? कौन कह रहा है सर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर होती है? कौन है वो? अरे वो तो फोर्स होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। Q1 Q2 बाय R होता है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करूं, हाँ सर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल अलग अलग होते हैं क्या? मुबारक हो, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करूं तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है क्या वो KQ बाय R होता है? KQ बाय R होता है? यस और नो? हाँ या ना? जी सर बिल्कुल। तो अगर मैं KQ बाय R को ठीक है अगर V लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? यस, KQ बाय R को मैं अगर V लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? यस, देखो KQ बाय R, इसको मैं क्या लिख दूंगा? V लिख दूंगा, और बचा क्या? एक चार्ज, ठीक है। अब चार्ज पॉजिट्रॉन का कितना है? प्लस E है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन कितनी हो जाएगी? प्लस EV हो जाएगी, हाँ या ना? सो अगर मैं कहूँ कि ये पॉजिट्रॉन जो है वो EV एनर्जी के साथ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसके पास एनर्जी कितनी है? EV। सो ये बैटरी से EV एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, और EV एनर्जी गेन करके यहाँ पे दौड़ेगा, यहाँ पे भागेगा इस तरफ, ठीक है। अब भागते 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 ये पॉइंट पे आकर उसकी एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हो जाएगी, उसकी एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हो जाएगी। अब क्या? अब एनर्जी ड्रेन हो गई। अब वो इलेक्ट्रॉन EV एनर्जी के साथ बड़े जोश में आया था, बट भागते हुए यहाँ पे आके क्या हो गई? एनर्जी खत्म हो गई। अब वो वायर के थ्रू आगे जाएगा, वायर के थ्रू आगे जाएगा, और वायर के थ्रू आगे जाके इस टर्मिनल यानी बैटरी के पास आएगा। बैटरी के पास आके वो फिर से एनर्जी उधार मांगेगा, है कि नहीं? यहाँ से शेर बन के भागा, चूहा बन के लौटा। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? फिर से एनर्जी गेन करेगा। बैटरी ना बहुत मतलब कहते हैं ना दानवीर, डोनेट कर दे, तो बैटरी फिर से इसको एनर्जी प्रोवाइड कर लेगी। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी? EV के बराबर। फिर से ये एनर्जी गेन करेगा, फिर से यहाँ जाएगा, फिर से दौड़ना शुरू कर देगा। यानी ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। तुम देख सकते हो, यहाँ से निकला, एनर्जी गेन की, यहाँ आते आते एनर्जी ड्रेन हो गई, फिर आया बैटरी से, फिर गेन किया, एंड सो ऑन। ये साइकिल जो है ये चलने लगी। सो ऑन दिस साइकिल गोज ऑन कंटिन्यू। अब ये जो साइकिल चली, ठीक है, यानी अब देखो ये किसका डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन किसका है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन, ठीक है। और क्या यही डायरेक्शन हमने करंट को दे रखा है? क्या यही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है? जी बिल्कुल हाँ, ठीक है। सो इस तरीके से करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? ठीक है। तो ये थी अपनी कहानी करंट की, ठीक है। कहानी सर करंट की बड़ी दिलचस्प। आई बात समझ में किस तरीके से ये पॉजिट्रॉन बैटरी से एनर्जी गेन। बैटरी बहुत दानवीर, ठीक है, बड़ी दयावान, ठीक है। वो मतलब ऐसा है ना कि उसके सामने कोई आया तो वो खाली हाथ नहीं भेजती। ये आया, मांगा, बैटरी मांगी, कुछ दे दो, बैटरी ने एनर्जी दी, ये ले तेरी एनर्जी EV, और लेके निकल ले। ये निकला, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से आते आते पूरी एनर्जी यहाँ पे बर्बाद कर दी, फिर लौट आया अपने घर को, फिर गेन की, एंड सो ऑन। ये साइकिल जो है ये चलने लगी, और यही साइकिल चल रही है। यानी ये अब क्या हो रहा है? यानी यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया, करंट फ्लो हो रहा है। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ द करंट फ्लोज इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, क्लियर है? तो जैसे कि हमने कहा था शुरुआत में कि आज बड़ा बेसिक सा सेशन होगा एज यूजुअल, बिकॉज ये पहला सेशन, तो सारी बेसिक बातें हमने कवर कर ली कि चार्ज क्या है, ठीक है। देन चार्ज तो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे। मेन जो हमने देखा कि करंट किस तरीके से फ्लो हुआ,
वो बहुत इंपॉर्टेंट था, करंट जनरेट कैसे होता है एंड सारी चीज़ें। सर ये सारी चीज़ों में क्या हम इलेक्ट्रॉन को भूल नहीं गए? जी, भूले नहीं हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अभी करेंगे इनफैक्ट। ठीक है, भूले नहीं हैं। सर ये सब तो पॉजिट्रॉन हुआ, बट हम तो पढ़ते इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो क्या हमें गलत पढ़ाया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखते क्या होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, चलिए देखो, मुझे एक बात बताओ। ठीक है, यहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा माना जाता है? फ्री माना जाता है? जी हाँ, फ्री माना जाता है। यस, तो फ्री का मतलब क्या? फ्री का मतलब वो कहीं पे भी रैंडम मोशन कर सकता है, हियर एंड देयर। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखूं तो जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो रास्ता होता है वो एक फ्री रास्ता होता है, एक फ्री पाथ होता है, और वो फ्री पाथ जो है वो एक तरीके से जिगजैग निकल के आता है। ठीक है, यानी मान लो यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ टकराया, देन उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, एंड वापस लौट के कहाँ आ गया? वापस लौट के अपने पॉइंट पे आ गया जहाँ से उसने शुरुआत की थी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो क्या इस बार डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है। देखो ध्यान से, ध्यान से, कोई घाई नहीं है अपने को। सोचो इस बारे में। क्या सर, क्या सोचे? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है फ्रीली इनसाइड अ कंडक्टर। यस, फ्रीली मूव करना मतलब क्या? कहीं पे भी आएगा जाएगा। ठीक है, अब देखा ये गया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता होता है, जब फ्री चार्जेस की हम बात करते, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते, तो वो कैसे निकल के आता है? एक जिगजैग रास्ता निकल के आता है। ठीक है, जिगजैग रास्ते में अगर कहा जाए तो इन शॉर्ट जहां से वो निकला था ना, देयर इज मच प्रोबेबिलिटी कि वो लौट के फिर से वहीं पे आए। ठीक है, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट कहना 0 हो जाएगा। यस, ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 कहना सही है। जी सर, बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, हाँ या ना? तो जहां से निकला था वहीं पे लौटा, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अगर मैं वेलोसिटी पूछूं तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी भी कितनी होनी है? 0 होनी है। एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो कितनी होनी है? 0 होनी है। हाँ सर, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 0। कब? जिगजैग के दौरान। समझ आ रही है बात? अगर एवरेज स्पीड भी 0 है ये मैं कहूं तो नहीं, ये बात नहीं हजम होगी सर। एवरेज स्पीड 0 कहना, ये वाली बात हजम नहीं होगी। हाँ, वेलोसिटी कहना वो हजम हो गई, वो हमने डाइजेस्ट कर ली, बट आपकी ये स्पीड वाली बात कहना वो हमसे हजम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जिगजैग रास्ते में उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो यानी डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। आई बात समझ? तो यहां पे एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, कई सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, माना 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 माना, हमने ये बात माना। और एवरेज स्पीड को हम कंसिडर भी नहीं करते जनरली, क्योंकि इतना रास्ता है, वो काफी सारा रास्ता। अभी जरूरी थोड़ी ना है, मैंने यहाँ पे तुमको 4-5 पोजीशन बता दी है, तो जरूरी थोड़ी है वो उतना ही चलेगा। कहीं ना कहीं इधर उधर इधर उधर इधर उधर 1000 जगह टकरा के फिर से वो अपनी जगह पे आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी फिलहाल फ्री केस में। ठीक है, इन केस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती। आ रही है बात समझ में? यस, देखो हम बहुत ही बेसिक से बातें कर रहे हैं, बहुत कंसेप्ट को धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, ताकि जब आगे हम जब शुरुआत करें तो मतलब शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, बट जब हम मेन मेजर बड़े बड़े कंसेप्ट पे जाए तो ये सारी चीज़ों में हम उलझे हुए नहीं रहना चाहिए। दैट इज आवर मोटो। ठीक है,
आगे आगे सर आगे। अब मान लो कि मैं कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले आऊं, मान लो मैं कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले आऊं। जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए, ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। हाँ, इस बार इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। इस बार मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए, मान लो यहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू की, यहाँ गया, यहाँ कोलाइड किया, टकरा के मान लो वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे यहाँ पे आके रुक गया। ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, लेट द डिस्प्लेसमेंट बी एक्स। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी जीरो कहूँ तो क्या चलेगा? क्या नहीं चलेगा। इस बार डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। स्पीड तो अभी भी जीरो नहीं है, ठीक है। स्पीड में तो डिस्टेंस गिना जाता है, डिस्टेंस तो अभी भी है, बट यहाँ पे अब वेलोसिटी जीरो कहना पॉसिबल नहीं। अब वो जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो यहाँ आया है, अब ये डिस्प्लेसमेंट देखोगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है ना इस बार, है कि नहीं है? तुम खुद ही बताओ, है। लेट द डिस्प्लेसमेंट बी एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट है, अब ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने कुछ ना कुछ टाइम लगा रहेगा, और नाउ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी। यानी क्या ये वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आई हुई है, या ऐसा कहो कि क्या ये वेलोसिटी बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने के बाद आई हुई है? देखो बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस भी एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोवाइड करते हैं, देख लेना तुम। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है, देखो ये पॉजिटिव इधर दौड़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमें भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस आ जाए, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस आ जाए और तब इलेक्ट्रॉन विल हैव सम डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, अब वेलोसिटी निकालोगे, तो इस बार जो वेलोसिटी उसकी आती है, उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज डिनोटेड बाय सिंबल VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों नाम दिया? देखो कार की ड्रिफ्ट देखी है तुमने, कार काफी स्पीड में होती है, जैसे ड्रिफ्ट मारते हो तो एक जगह से हट के ड्रिफ्ट मारते हुए कहीं और चली जाती है, तो वैसे वो भी देखो अपनी जगह से ड्रिफ्ट कर गया है ना, यहाँ था, घूम के आया, यहाँ पे मान लो अगर ब्रेक भी मारा तो ये ड्रिफ्ट करते हुए उस तरफ डिस्प्लेस हो चुका है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे, मान लो कोई पर्सन है यहाँ पे, उस पर्सन को जाना था यहाँ पे, ठीक है, और मान लेते हैं बीच में है रिवर, बीच में क्या है? रिवर, बहुत सारा पानी का बहाव आ गया काफी तेजी से, ठीक है। तो ये बंदा जो जाना चाहता था सामने, अब ये बहुत सारे फ्लो की वजह से बह के पहुंचा इस किनारे, यानी जाना चाहता था यहाँ और पहुंच गया यहाँ, यानी ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? यही डिस्प्लेसमेंट को ड्रिफ्ट कहलाया जाता है, ठीक है। तो क्या ये सेम फिनोमिना क्या इलेक्ट्रॉन के साथ भी हुआ है? देखो क्या वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, यहाँ जाके रुक गया जी, यही क्या हो गया? ड्रिफ्ट। अब वेलोसिटी जो आई है तो वो क्या कहलाई जाएगी? इस ड्रिफ्ट के वजह से ही तो आई है, तो इसीलिए इस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझी? क्या तुम्हें ये बात समझी? ठीक है, यस सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद अब आगे क्या होगा? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ चुकी है, देन धीरे धीरे ये सारी ऑब्जर्वेशन जितनी भी हमने पढ़ी है वो सारी ऑब्जर्वेशंस लेके, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। यस, रीज़न है। रीज़न ये है कि अब हम एक करंट का नया फॉर्मूला तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है। आज नहीं करेंगे, इसके अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। सो ये सारे ऑब्जर्वेशंस जितनी भी अब हमने पढ़ी शुरुआत से लेके टिल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अब तक, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हम मिला के हम तैयार करने जा रहे हैं एक फॉर्मूला फॉर करंट, ठीक है, जो कि आपको पता चलेगा अगले सेशन में, ठीक है। सो
इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ना जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जब मूव करते हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वो एक परेड की तरह चलते हैं। परेड जानते हो, सोल्जर्स की परेड, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जैसे मान लो मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, जैसे सपोज कि आई हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू सम बैटरी और पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना सोल्जर्स की तरह कुछ ऐसे चलेंगे एक के पीछे एक, ठीक है, कुछ ऐसे लाइन में मानते हैं हम ये इसको, ठीक है। अब देखो कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचना होता है तो उससे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो भी है वो सारी चीज़ों को मान के फिर उस हिसाब से आगे बढ़ना होता है, ठीक है। ये खास बात यही है ना ये सारी चीज़ों की, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा है? बोलो इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना मैंने 1 घंटे में कह डाला, बट सच तो ये है, सत्य घटनाओं पे जो आधारित है कि इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं गया। इलेक्ट्रॉन बीम होती है, ठीक है, बेसिस पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, मान लो कल को इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और दूसरा पार्टिकल निकल के आ गया तो केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री नहीं बाकी बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। देखो ऐसी चीज़ जिसको देखी नहीं गई है उसके बारे में हमने करंट वरंट क्या ना क्या स्टडी कर दिया, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, ये वो दुनिया भर की चीज़ें पढ़ डाली है। सो यस देन आज यही पे सेशन समाप्त करेंगे हम। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जल्द से जल्द मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जहाँ से हम इक्वेशंस करंट की फॉर्म करेंगे और सारी चीज़ें जो है आगे के जो कंसेप्ट, वो सारी कंसेप्ट हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जल्द से जल्द। अब एक दो में तो नहीं होगा, ठीक है, बट yes we will try definitely to cover this chapter and complete this chapter, ठीक है, as soon as possible। तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करना चाहेंगे आज का सेशन यहीं पे। मिलेंगे हम जल्द ही आपसे लेक्चर नंबर 2 में। और यस अगर इस लेक्चर के PDF नोट्स आपको डाउनलोड करना आप चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिएगा EduHab का ऐप, एंड वहाँ से इसके PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। Download the app now.